उन्होंने करण को किडनैप भी कर लिया था, इसीलिए मजबूरन मुझे वो शादी छोड़कर वहां से भागना पड़ा। प्रियंका बिना रुके अपनी बात कहे जा रही थी। उसने आगे हैरान होकर कहा, और करण की जान बचाने के लिए मैं वो शादी छोड़कर भाग गई। जैसे ही मैं उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो मैंने देखा कि करण को वहां रस्सी से बांधा गया था। तब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। हमें आसपास वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस से शादी के मंडप में जा सकूं, और उसी दिन से हम दोनों छुप रहे थे। तभी अरमान ने सवाल किया, और वो लड़की जिसने अरमान से शादी की वो कौन है? प्रियंका ने जल्दी से कहा, वो आस्था है। आस्था मेरी बुआ जी की बेटी। वो गांव में पढ़ी लिखी है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे पता चला है कि मेरे जाने के बाद आस्था को शादी के मंडप में बिठा दिया गया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अरमान सिंघानिया हमारे पूरे परिवार को मार डालता। इसीलिए मेरे पापा ने आस्था से रिक्वेस्ट की। तब आस्था मना नहीं कर पाई और उसने वो शादी कर ली। अब जैसे ही प्रियंका ने डर के मारे सारी बातें बताईं, अरमान हैरान हो गया और अगले ही पल उसने गार्ड से कुछ इशारा किया और बोला, बहुत खूब, लेकिन अब क्योंकि तुमने अरमान सिंघानिया की शादी से भागने की हिम्मत की है, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अगले ही पल गार्ड्स करण पर टूट पड़े। ये नजारा देखकर प्रियंका के होश उड़ गए। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े ही चीखने लगी। करीब 10 मिनट बाद करण की अच्छी पिटाई हो गई थी। फिर अरमान ने प्रियंका और करण को भी वहां से अस्पताल की ओर रवाना कर दिया। अरमान ने सुमित और बाकी सबको ऑर्डर देते हुए कहा, पता लगाओ कि ये किसका नंबर है और किसने इस नंबर से फोन किया था, और कौन चाहता है कि अरमान सिंघानिया की बेइज्जती हो। आकाश ने कैजुअल वे में कहा, इसमें पता लगवाने की क्या जरूरत है? तू तो जानता है ना तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वीर रायचंद। जरूर उसी ने ही ये सारी चाल चली होगी ताकि तुम बदनाम हो सको और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और तेरी कंपनी के शेयर्स रातों रात गिर जाएं और उसकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर आ जाए। वीर रायचंद का नाम सुनते ही अरमान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। अब उसके शरीर की नसें इस तरह से दिखाई दे रही थी मानो कि उसके शरीर में नीले नीले रंग की अलग अलग नदियां बह रही हों। अरमान का ऑरा बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, वीर रायचंद के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। ऐसा कहकर अरमान अपनी जगह से उठा और वहां से बाहर की ओर निकल गया, क्योंकि आज रात 2 बजे के बाद उसे अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी करनी थी। अरमान अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने ये मीटिंग अटेंड नहीं की तो वीर रायचंद इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। अरमान सिंघानिया ने सीरियस लहजे में कहा, मैं वीर रायचंद को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। उसके हाथ अब कोई प्रोजेक्ट नहीं लगने दूंगा। डेविल किंग बनकर जहां अरमान ने वीर रायचंद के इलीगल काम, इलीगल धंधे खत्म करना शुरू कर दिया था, वहीं अरमान सिंघानिया बनकर वो वीर रायचंद के लीगल काम, लीगल धंधे को बंद करने के पीछे लग गया था। लेकिन अरमान सिंघानिया को इस बात के बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं थी कि वीर रायचंद उसका असली दुश्मन था या बस एक मोहरा, और ये बात सामने आना बाकी था। अरमान सिंघानिया मैंशन जाने के लिए निकल गया। फिर बाकी सब भी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन आहान अपनी जगह से हिला भी नहीं। तब ध्रुव ने उसे टोकते हुए कहा, तू क्या सोच रहा है? क्या तुझे सिंघानिया मैंशन नहीं जाना है? अरमान भाई ऑलरेडी वहां पहुंच चुके होंगे। आहान थोड़ा सा कांपते हुए बोला, यार भाई का चेहरा देखा है? कितना खतरनाक लग रहा था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं अभी वापस से मैंशन में जाऊं। एक काम कर, आकाश भाई से बोल, आज रात वो मुझे अपने विला में सुला दे। जैसे ही आहान ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, ध्रुव ने उसके सिर पर टपली मार दी और बोला, तू बस नाम के लिए ही सिंघानिया मैंशन में रहता है। तू सारा दिन तो आकाश भाई के विला में ही पड़ा रहता है। आहान बहाना बनाते हुए बोला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो विला है भी तो कितना प्यारा और खूबसूरत। एक काम करेंगे, आस्था भाभी को भी ना आकाश भाई का विला दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। ध्रुव ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा,
इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन अगर तुम्हें वाकई आग से खेलने का शौक है तो तुम आस्था भाभी को आकाश भाई के विला में ले जा सकते हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।